Myself, Dr. Chaitali Matthew, Assistant Professor Biotechnology from Swami Swarupanand College, Bhilai. Today I am going to teach you about edible vaccines. आज मैं आप लोगों को edible vaccines के बारे में बताऊंगी. edible vaccines के बारे में हम ये जानकारियाँ पढ़ेंगे, जैसे कंटेंट्स में व्हाट इज़ वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है, आइडियल वैक्सीन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, ट्रेडिशनल वैक्सीन और एडिबल वैक्सीन में क्या अंतर होता है, इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन का चुनाव क्यों करना चाहिए, क्राइटेरिया फॉर होस्ट प्लांट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एडिबल वैक्सीन्स के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, प्लांट्स जिन्हें कि एडिबल वैक्सीन के लिए या उनके प्रोडक्शन के लिए चुना जाता है, और इन प्लांट्स के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, साथ ही में एप्लीकेशन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. तो हम शुरुआत करते हैं. वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जो होती है एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए या उसे सुधारने के लिए या उसे और अच्छा बनाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट हमें दिया जाता है. दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं वैक्सीन इज़ अ एंटीजेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ डिसीज और सिंथेटिक सब्सटीट्यूट यूज्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिसीजेस. एक आइडियल वैक्सीन की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? एक आइडियल वैक्सीन जो होती है उसे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होने चाहिए, वह एनवायरनमेंट को कंटामिनेट नहीं करनी चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक जो है वो सिंपल होना चाहिए, वह किसी बीमार इंसान के साथ या बीमार इंसान को देने पर उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लानी चाहिए. इसके अलावा वह चीप होनी चाहिए, मतलब वह सस्ती होनी चाहिए. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स. टाइप ऑफ वैक्सीन्स जो हैं इस प्रकार हैं: लाइव एटीनेटेड वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स, प्यूरिफाइड सब यूनिट वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन्स और एडिबल वैक्सीन्स. ट्रेडिशनल और एडिबल वैक्सीन्स में क्या फ़र्क होता है? ट्रेडिशनल वैक्सीन जो होती है वह कॉस्टली होती है, उसमें कई वैक्सीन्स के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जुड़े होते हैं, जबकि एडिबल वैक्सीन्स जो होती हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं. उनका डिलीवरी सिस्टम जो रहता है वो बहुत आसान होता है और उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है. जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स जो होती हैं वो केवल सिस्टमेटिक डिफेंस दे सकती हैं, जबकि हमारी एडिबल वैक्सीन्स जो होती हैं वो सिस्टमेटिक के साथ साथ म्यूकोजल डिफेंस या म्यूकोजल इम्यून सिस्टम या म्यूकोजल इम्यूनिटी जो रहती है, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, उसे भी वो एक्टिवेट कर देते हैं. डेफिनेशन के अनुसार एडिबल वैक्सीन्स आर सब यूनिट वैक्सीन्स दैट इंट्रोड्यूस सिलेक्टेड जीन्स into the plants and facilitate the production of encoded protein. हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री में हेपेटाइटिस, ई कोलाई, रेबीज वायरस, स्मॉलपॉक्स वायरस और विब्रियो कॉलेरा के अगेंस्ट एडिबल वैक्सीन्स बनाई जा चुकी हैं. वैक्सीन्स क्यों चूज़ करनी चाहिए या एडिबल वैक्सीन्स स्पेसिफिकली क्यों चूज़ करनी चाहिए? मान लीजिए ई कोलाई इन्फेक्शन हुआ है, जो कि कॉलेरा, जैसे कि कॉलेरा होता है, रोटावायरस के थ्रू हमें डिसीजेस होती हैं. ये हमारी बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में विशेष करके होती हैं. यह वैक्सीन्स, अगर एडिबल वैक्सीन्स जो हैं उनका भी रूट यही रहता है, वो मुंह के द्वारा हमारे पेट में जाती हैं, तो इसका नेचुरल रूट ऑफ इन्फेक्शन जो रहेगा उसी में ये जाके काम कर सकती हैं. इसीलिए एक तरीका यह भी है जिसके कारण हमें एडिबल वैक्सीन्स को चूज़ करना चाहिए. इसके अलावा इसकी और भी खासियत हैं, जैसे नीडल फ्री होती है, क्योंकि ये ओरल वैक्सीन्स होती हैं, इन्हें रीयूज़ नहीं किया जा सकता, इनका मिसयूज़ बहुत कम होता है, इनमें स्टेरिलाइजेशन करने की ज़रूरत बहुत कम होती है, इनका लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है
और ये माउथ में ही इम्यूनिटी को ट्रिगर कर देती हैं। इनका स्टोरेज जो होता है वो सेफ होता है, ये हीट स्टेबल होती हैं, साथ ही साथ ये चीप होती हैं और यह लॉन्ग लास्टिंग ह्यूमोरल और सेल्यूलर इम्यूनिटीज़ प्रदान करती हैं। अब जब हम वैक्सीन्स को बना रहे हैं तो इनका जिन प्लांट्स को हम लेते हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट कहते हैं और इन्हें चुनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम कोई होस्ट प्लांट ले रहे हैं एडिबल वैक्सीन को बनाने के लिए, तो वो थर्ड वर्ल्ड जो रहता है उसमें एक मेजर क्रॉप के रूप में ये होनी चाहिए। मतलब थर्ड वर्ल्ड के जो भी इंसान हैं या जो भी वहाँ पे रहने वाले हैं उन्हें ये आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है और ये वहाँ पे आसानी से उगा के खा सकें। दूसरा, ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जिनका ह्यूज बायोमास प्रोडक्शन हो। ह्यूज बायोमास मतलब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होनी चाहिए। तीसरा जो सबसे मेन रहता है वो है ये फूड चेन का पार्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, ये इजीली ट्रांसफॉर्मेबल होनी चाहिए। किसी भी प्लांट में यदि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कठिन हो जाएगी तो प्लांट को हम होस्ट के रूप में नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा कि इसे लंबे समय तक बिना रेफ्रिजरेशन के, बिना कम टेम्परेचर के हम इस प्लांट को या प्लांट के पार्ट को स्टोर करके रख सकें। नेक्स्ट रहेगा कि इसमें कुकिंग की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हो सके तो इसमें कुकिंग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा यह 2 से 3 साल के बीच में जो प्लांट अपना साइकिल पूरा करते हैं, लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, उसमें ये होनी चाहिए ताकि इनका प्रोडक्शन जो है वो जल्दी हो सके। जल्दी उगने वाले प्लांट्स जैसे कि टमाटर हो गए, आलू हो गए, इनमें हम आसानी से उगा सकते हैं। साथ ही साथ उन प्लांट्स में विटामिन ए का कंटेंट जो है वो कंपैरेटिवली हाई होना चाहिए ताकि ये इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट कर सके। ये हीट स्टेबल होने चाहिए। इनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की। इसमें कोई खास या विशेष प्रकार के स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए ताकि ये आसानी से हर किसी को दे सकें और वो खा सकें। इनकी स्पॉइल करने की क्षमता या खुद जो सड़ने की क्षमता जो है वो जल्दी होनी चाहिए ताकि ये आसानी से डिग्रेड हो जाएं। और इनमें प्रोटीन कंटेंट जो हो वो कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। अब जब हमने जान लिया कि वैक्सीन का प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से होस्ट प्लांट होते हैं, तो हम देखेंगे कि किस किस मेथड से इन एडिबल वैक्सीन को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। पहला रहता है डायरेक्ट या वेक्टरलेस मेथड। डायरेक्ट मेथड या वेक्टरलेस मेथड में हम जीन गन टेक्निक, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बॉम्बार्डमेंट टेक्निक या इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट या वेक्टर टेक्निक, जिसको कि हम वेक्टर की सहायता से करते हैं। इसमें हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को लेते हैं, सामान्यतः हम इसी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लांट वायरसेस का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हाउ टू मेक एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन्स बनाने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं। सबसे पहले लीफ को कट करेंगे और लीफ में बैक्टीरियल सेल जिसमें कि वो जीन एंटीबायोटिक जीन प्रेजेंट है और दूसरे जीन्स मौजूद हैं, उनको हम बैक्टीरियल सस्पेंशन में इस लीफ डिस्क को डालेंगे। इस लीफ को हम जब बैक्टीरिया कैरिंग एंटीजन जीन से और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से ट्रीट करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर ये जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके बाद एक्सपोज्ड लीफ को एंटीबायोटिक के द्वारा नई जीन्स से हम ट्रीट करवाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी जीन्स जो हैं
वो या कौन से सेल्स जो हैं वो बच जाते हैं। इस मेथड को हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। इसमें बचे हुए जीन्स जो रहते हैं या बचे हुए सेल्स जो रहते हैं उनसे हम नए कैलस उगाते हैं, और ये कैलस जो रहेंगे इनमें वो विशेष जीन मौजूद रहेंगे जो कि हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होंगे या एडिबल वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी होंगे। अब इस कैलस को हम प्लांट के रीजनरेशन के लिए यूज़ करेंगे, और रीजनरेशन करा के जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं ये हम नए प्लांट को रीजनरेट करवा रहे हैं। और इसमें जो पोटैटो हमें दिख रहा है उसमें वैक्सीन प्रोड्यूस करने की क्षमता है। अब एडिबल वैक्सीन्स काम कैसे करते हैं? जब हमने पोटैटो में उगा भी लिया तो हम क्या देख रहे हैं कि एडिबल वैक्सीन्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कैसे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले एंटीजन जो ट्रांसजेनिक प्लांट में मौजूद रहता है उसे इंजेस्ट किया जाता है, जो कि बायो एनकैप्सुलेशन के द्वारा डिलीवर होता है। इसके बाद ये मैक्रोफेजेस के पास जाता है जो कि एंटीबॉडीज़ के द्वारा रिस्पॉन्स करते हैं, और ये रिस्पॉन्स जो है ये मेमोरी सेल्स लेते हैं। मेमोरी सेल्स जब ये रिस्पॉन्स लेते हैं तो लोकल एंटीबॉडी ए सेल्स जो रहेंगे ये अपना काम शुरू करते हैं, और इसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट को न्यूट्रलाइज किया जाता है अटैक के द्वारा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एडिबल वैक्सीन्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले एंटीजन सिलेक्शन। एंटीजन सिलेक्शन मतलब ये सेफ़ होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए और साथ ही साथ स्टेबल होना चाहिए। दूसरा है एफिकेसी इन मॉडल सिस्टम्स। ये स्मॉल क्वांटिटी मॉडल सिस्टम्स में अच्छे से प्रोड्यूस होना चाहिए। तीसरा है चॉइस ऑफ प्लांट स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ को लेना चाहिए जो कि सूटेबल हों, आसानी से ग्रो कर सकें, आसानी से स्टोर कर सकें हम उन्हें, और ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव ना हो या ज़्यादा कॉस्ट ना लगती हो इन्हें उगाने में और स्टोर करने में। नेक्स्ट रहेगा डिलीवरी और डोजिंग इश्यूज़। डिलीवरी इसकी आसान होती है तो हमें देखना रहेगा कि इसमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सेफ्टी इश्यूज़, किसी भी प्रकार से एलर्जिक ना हो या टॉक्सिक पोटेंशियल के नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा पब्लिक परसेप्शंस एंड एटीट्यूड टू जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। कई बार हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को अपनाने में हिचकते हैं, तो हमें इस पब्लिक परसेप्शन को देखते हुए एडिबल वैक्सीन्स को उगाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। हमें पता है कि किसी भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट को उगाने के लिए हमें बहुत सारे तरीक़ों से गुजरना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एडिबल वैक्सीन्स बना रहे हैं। अब क्या क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मतलब अब हम पढ़ेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि ये चीप मास प्रोडक्शन होता है, इंजेस्ट किया जा सकता है, इसकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना ही इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है, ना कोई प्रोसेस होती है। इसका स्टोरेज जो रहता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो सकता है, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ट्रिगर करती है। जबकि इसकी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हैं इसके स्टैंडर्ड डोज को देने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप एक केला खा लो और आप ठीक हो जाओगे। अगर केले का हाइट, केले का वेट, केले के कितने उसमें ग्राम्स में वो है, उसको देखते हुए हम इसके डोज को या इसके स्टैंडर्डाइज डोज इसका करना मुश्किल हो जाता है। कंटामिनेटेड फूड सप्लाई जो है एंटीजन से, वो वीडी रिलेटिव भी हो सकती हैं। आइडियल प्लांट जो है उसमें जीन को स्टेबलाइज करना डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। नेक्स्ट है ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको कि हम एडिबल वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, हमारे पास हमने पोटैटो से किया था, तो पोटैटो एक होता है प्लांट तो जिसमें हम एडिबल वैक्सीन्स उगा सकते हैं। इसके अलावा टोबैको, बनाना, टोमेटो, राइस, लेट्यूस, सोयाबीन, अल्फाल्फा, मस्कमेलन, कैरेट, पीनट्स, वीट, कॉर्न, इन सब को हम
एडिबल वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कि हम देखेंगे। जैसे टोबैको में यदि हम एडिबल वैक्सीन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत अच्छा मॉडल है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की इवैल्यूएशन के लिए। लो कॉस्ट है, इजीली प्यूरिफाई किया जा सकता है, इसमें से लार्ज क्वांटिटी में हार्वेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये प्लांट्स अपने आप में ही कुछ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है पोटैटो और टोमेटो। तो पहले हम पोटैटो को देखेंगे। पोटैटो में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है, इजीली प्रोपेगेट भी हो जाता है। लंबे समय तक हम बिना फ्रिज के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको कुकिंग की आवश्यकता, कच्चा आलू आप नहीं खाएंगे तो इसको कुकिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि एंटीजेंस जो हैं वो डिनेच्योर हो सकते हैं। टोमेटो में हम देखेंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। लगभग हर देश में टोमेटो उगते हैं। विटामिन ए जो रहता है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हीट स्टेबल भी रहेगा। स्पॉइलेज को ओवरकम करने के लिए हम फ्रीज ड्राइंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि ये बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम बनाना और राइस को देखेंगे। बनाना जो रहेगा, केला जो है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें कुकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटीन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं इतनी आसानी से। बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, चीप है, मतलब बहुत ही सस्ते में मिल जाता है हमें। और लगभग हर देश जो है वो बनाना उगा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं ये कि इसका एक पेड़ तैयार होने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो रहेगा वो लगभग, यानी ट्रांसफॉर्म ट्री से यदि हमको केले लेने हैं तो लगभग उसमें 12 महीनों का समय लग सकता है। एक बार केला लग जाए तो उतनी ही जल्दी वो ख़राब भी हो जाता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वहीं हम राइस में देखने जाएं तो राइस के एडवांटेजेस ये हैं कि ये सबसे कम एलर्जिक पोटेंट वाला खाना है। ये लगभग हर देश में उगाया जाता है। इसका प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है। आसानी से स्टोर किया जा सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हीट स्टेबल प्रोटीन्स इसमें डाले जा सकते हैं। जबकि इसकी डिसएडवांटेजेस देखने जाएं तो धीरे धीरे उगता है और इसके लिए कंडीशंस स्पेसिफिक होती हैं जिनमें इनको उगाया जाता है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस। एडिबल वैक्सीन्स का अभी तक कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हुआ है यदि हम देखने जाएं तो हम सबसे पहले देखेंगे मलेरिया के अगेंस्ट में। 3 एंटीजेंस आर करेंटली बीन इन्वेस्टिगेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड वैक्सीन्स। वैंग एट अल और उनके साथियों ने ओरल इम्यूनाइजेशन माइस में देखा था, जिसमें कि उन्होंने एक पॉजिटिव इफेक्ट पाया था ब्लड स्टेज पैरासाइट के अगेंस्ट में। मीजल्स बीमारी के लिए यदि हम देखें तो माइस को यूज़ किया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए, और यह पाया गया कि माइस में 5 गुना ज़्यादा प्रोटेक्टिव इसमें जो एडिबल वैक्सीन्स जो है वो काम कर रही थी। और इन्होंने माइस की फीसिस जो रहती हैं उनमें IgA सिक्रीटरी एंटीबॉडीज़ को भी ऑब्जर्व किया गया था। अब इसको उगाने के लिए मीजल्स के अगेंस्ट में जो प्लांट्स हैं, होस्ट प्लांट हैं, वह कैरेट, बनाना और राइस। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में पोटैटो बेस्ड वैक्सीन्स को यूज़ किया गया था। इनमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई गई थी।
कॉलेरा में हम देखेंगे तो जीन्स को इकोलाइल हीट लायबल एंटेरोटॉक्सिन LTB इस नाम से पोटैटोज़ में उगाया गया था, और ये पहला कॉन्सेप्ट है या पहला प्रूफ है जिसमें कि एडिबल वैक्सीन्स पाई गई हैं। जब हमने माइस को ये ट्रांसफॉर्म्ड वैक्सीन को या एडिबल वैक्सीन को खिलाया था तो उसमें एंटीबॉडीज़ मिली थी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो है, इसमें अभी HIV के अगेंस्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अगेंस्ट, एंथ्रेक्स के अगेंस्ट, निमोनिया के अगेंस्ट, पेस्टुलोसिस के अगेंस्ट, ये सब के अगेंस्ट अभी हम इस बीमारी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट हम एडिबल वैक्सीन्स को टेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।